अपने पिता हुमायूं के इंतकाल के लगभग एक दशक बाद, जब मुगल बादशाह अकबर का साम्राज्य अफगानिस्तान से बंगाल तक फैल चुका था, तब उन्होंने ये तय किया कि वे अपने पिता की याद में एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जो पूरी दुनिया को ये बता सके कि मुगल अब भारत में स्थायी रूप से बस चुके हैं। ये मकबरा केवल एक कब्र नहीं, बल्कि सत्ता, स्थायित्व और विरासत का प्रतीक होना था। इस भव्य परियोजना के लिए अकबर ने पूरी मुगल सल्तनत की ताकत झोंक दी। ईरान और अफगानिस्तान से लेकर गुजरात और राजस्थान तक के कारीगर बुलाए गए। इसके साथ ही वे भारतीय शिल्पकार भी लगाए गए, जो हजारों वर्षों से पत्थरों से मंदिर और इमारतें गढ़ते आ रहे थे। इस मकबरे के निर्माण में 300 टन से अधिक लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग हुआ, जबकि आसपास की अन्य इमारतों में लगभग 3.6 लाख टन स्थानीय क्वार्ट्जाइट पत्थर लगाया गया, जिसे 5 लाख से ज्यादा गाड़ियों में भरकर लाया गया था। इस पूरे परिसर में जल निकासी और नहरों की ऐसी व्यवस्था की गई जो आगे जाकर यमुना नदी से जुड़ती थी। यहां मुगल वंश के 160 से अधिक सदस्यों की कब्रें मौजूद हैं, जिस कारण इसे अक्सर मुगलिया कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इतना विशाल और योजनाबद्ध मकबरा उस दौर में न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया में पहली बार बनाया गया था। अकबर को शायद तब ये अंदाजा नहीं था कि वे अपने पिता के मकबरे के जरिए आने वाले समय में बनने वाले ताजमहल की वास्तुकला की नींव रख रहे हैं। मुगल परिवार इस स्थान को जन्नतनशीन जिल्ले इलाही कहकर पुकारता था। हुमायूं की मृत्यु 27 जनवरी 1556 को दिल्ली के पुराने किले में स्थित शेर मंडल से गिरने के कारण हुई। पहले उन्हें वहीं दफनाया गया, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण उनके शव को बाद में पंजाब के सरहिंद ले जाया गया। ये सब देखकर मात्र 14 वर्ष की आयु में अकबर ने संकल्प लिया कि वे दिल्ली में अपने पिता के लिए एक अतुलनीय मकबरा बनवाएंगे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह निर्णय हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम की इच्छा पर लिया गया। मकबरे का निर्माण 1565 में शुरू हुआ और 1572 में पूरा हुआ। इसकी रूपरेखा प्रसिद्ध फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा गियास ने तैयार की थी, जिन्होंने इससे पहले अफगानिस्तान, मध्य एशिया और भारत में कई इमारतों का डिजाइन बनाया था। उनके निधन के बाद यह कार्य उनके पुत्र सैयद मोहम्मद ने पूरा किया। मकबरे के लिए जिस स्थान का चयन किया गया वो पहले से ही पवित्र माना जाता था, क्योंकि पास ही सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। यह इलाका पहले भी सूरी काल के कई मकबरों का केंद्र रह चुका था। मकबरे को 4 बाग शैली में बनाया गया, जिसमें स्वर्ग की कल्पना के अनुरूप 4 नदियों का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है। इसके लिए यमुना नदी के किनारे की भूमि चुनी गई। करीब 30 एकड़ में फैले इस 4 बाग को पानी की नहरों द्वारा 4 भागों में बांटा गया है, जो आगे चलकर 32 छोटे बागों में विभाजित हो जाते हैं। यह डिजाइन बाद में मुगल स्थापत्य की पहचान बन गई। नहरें इस तरह बनाई गई हैं कि वे मकबरे के नीचे जाकर गायब होती प्रतीत होती है और दूसरी ओर फिर उभर आती है, जो इस्लामी मान्यताओं में वर्णित जन्नत की नदियों का प्रतीक है। मुख्य इमारत लाल बलुआ पत्थर से बनी है, जिस पर सफेद और काले संगमरमर का सुंदर संयोजन किया गया है। यह भारत की पहली इमारत थी जिसमें ऊंचे ड्रम पर फारसी शैली का दोहरा गुंबद लगाया गया। सफेद संगमरमर से बना ये गुंबद दूर से ही ध्यान आकर्षित करता है। मकबरे के अंदर एक अष्टकोणीय कक्ष में हुमायूं की प्रतीकात्मक संगमरमर की कब्र है, जबकि असली कब्र नीचे तहखाने में स्थित है, जहां आम लोगों का प्रवेश निषिद्ध है। पश्चिम दिशा में बनी जालीदार मेहराब से सूरज की रोशनी सीधे कब्र पर पड़ती है, जिसे अलनूर कहा जाता है। पूरे परिसर में कुल 120 से अधिक गुंबददार कक्ष हैं, जिनमें मुगल शाही परिवार और दरबारियों की कब्रें स्थित हैं। प्रमुख कब्रों में हमीदा बानो बेगम और दारा शिकोह का नाम शामिल है। हालांकि अधिकांश कब्रों पर कोई शिलालेख नहीं है, जिससे उनकी पहचान कठिन हो जाती है। समय के साथ ये स्मारक उपेक्षा का शिकार हुआ। 18वीं सदी तक यहां लोग रहने लगे और बागों में खेती होने लगी। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इस परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया
और बागों को अंग्रेजी शैली में बदल दिया। बाद में 20वीं सदी की शुरुआत में लॉर्ड कर्जन के आदेश पर इसे फिर से मूल मुगल स्वरूप में बहाल किया गया। 1947 के विभाजन के बाद ये स्थान शरणार्थी शिविर में तब्दील हो गया, जिससे इमारत और बागों को भारी नुकसान पहुंचा। अंततः भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और आगा खान ट्रस्ट के प्रयासों से इसका व्यापक संरक्षण और पुनरुद्धार हुआ। आज हुमायूं का मकबरा अपने पुराने वैभव में लौट चुका है और मुगल स्थापत्य कला की भव्यता का जीवंत उदाहरण बनकर खड़ा है।